नमस्कार। शुभ समय ssnews.in की इस दिन प्रतिदिन की चौपाल में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, यानी 20 सितंबर 2015 को, जब नेपाल के राष्ट्रपति यादव जी ने अपने देश का जो नवनिर्मित संविधान है उसको सर पे लगा करके घोषणा की कि हमने नेपाल ने बहुत 7-8 वर्षों के जद्दोजहद के बाद एक नया संविधान बनाया है और उसी संविधान के आधार पर नेपाल का भविष्य निर्भर होगा। नेपाल के तमाम नीतियां और राजनीति उसी पे चलेगी। अब हमें ये समझना है कि ये किस तरह का संविधान बना और वहाँ पे इस संविधान को लेकर कुछ एक बड़े तबके के अंदर अशांति का वातावरण क्यों है। नेपाल का ये जो संविधान बना है उस संविधान के मुताबिक पूरे नेपाल में जो 3.25 करोड़ जनता है और पूरा नेपाल का जो भाग है उसको 7 भागों में बांट करके 7 वहां पे भारत की तरह वहां प्रांतीय व्यवस्था की गई है। 7 प्रांतों का निर्माण वहां पे होगा और 7 प्रांतों को बरोबरी के हिसाब से दर्ज वहां पे जो वहां उनकी लोकसभा जो भी उनका नाम संसद का होगा, संसद के दोनों सदनों में उन अनुपात के अनुसार वहां पे उनको संख्या बल मिलेगा। अब उस 7 प्रांतों में जो बनने वाले हैं उसमें से 5 पर्वतीय इलाके में आते हैं, 2 टोरा और मधेसी इलाका जो है वो मैदानी इलाके में आता है। अब हम देखें तो 3.25 करोड़ में से 45% जो जनता है वहां की जनसंख्या वो ये मधेसी जनजाति की है जो मैदानी इलाके में आती है। और ये जो मैदानी इलाका है भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से तकरीबन 1250 किलोमीटर लंबा जुड़ा हुआ है और वहां पे होने वाला और यही जो मधेसी लोग हैं उनको ये आशंका हो गई कि चूंकि अनुपात जो उनका जो मिलने वाला है उनको संसद या अन्य सरकारी जगहों पर वो सारे प्रांतों को एक प्रकार का मिलने वाला है, यानी 7 प्रांतों का जो संसद में कुल संख्या को डिवाइड करके हर प्रांत से उतने लोग आएंगे, न कि जनसंख्या के आधार पर जैसे हमारे भारत में है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा प्रदेश है तो वहां से ज्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं, गोवा छोटा प्रदेश है तो कम संख्या में लोग आते हैं, यानी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो जनसंख्या के आधार पर है। वहां उन्होंने प्रांत को बराबरी के आधार पर देने का जो किया, जिससे ये मधेसी जो बड़ी संख्या में है 45% आबादी इनकी मधेसी की है, उनको लगता है कहीं न कहीं हमारे साथ ये अन्याय हो जाएगा और हम कहीं नेपाल के विकास में अपनी अनुपातिक दृष्टि से कहीं पिछड़ न जाएं, हमारे साथ अन्याय न हो जाए, इसलिए वहां पे एक अशांति का वातावरण है। और मधेसी में दूसरी चीज एक है कि वहां जो एक नेपाल के संविधान में एक नई चीज आई कि जो नेपाली वंश का जो होगा, जो नेपाल में पैदा हुआ और जो जिसे कहते हैं कि बुजुर्ग, जिसके कुल नेपाल का होगा, वही वहां के संवैधानिक पदों पे यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि जो संवैधानिक पद है उस पर वही जा सकेगा जो नेपाली वंश का होगा। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मधेसी इलाका ऐसा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और हमारे दोनों देशों के राजनयिक संबंध को देखते हुए यहाँ आना जाना बहुत ही फ्रीली हो जाता है और उसी के चलते कुछ लोगों की शादियां, विवाह जो है नेपाल के भारत में हो जाती है, भारत की नेपाल में हो जाती है और वो कुछ मिला के जो वहां के मधेसी जनसंख्या में बड़ी संख्या में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल रूपेण नेपाली वंश के नहीं कहे जा सकते। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को कभी भी जीवन भर नेपाल की किसी संवैधानिक पद में जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार वो नेपाली वंश के नहीं गिने जाएंगे। इसके चलते वहां के मधेसियों के अंदर बहुत बड़ा अशांत का वातावरण है और इसी के चलते शायद हमारे देश के जो वर्तमान शासक हैं उन्होंने नेपाल को एक सलाह दी कि भाई आप एक बार पुनर्विचार कीजिए अपने इस संविधान को जो निर्माण किया है उसके ऊपर और सबको हित मिले, सबको योग्य तरह से एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इस तरह का संविधान आप एक रिव्यू करके बनाइए। वहां हमने देखा जैसे ही हमारी सलाह वहां पे गई, कोई हमने उस पर दबाव नहीं डाला था, लेकिन जैसे ही सलाह गई वहां प्रचंड और जो अन्य नेता हैं जो कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, जो चाइना से ज्यादा नजदीक अपने आप को समझते हैं और उन्होंने इस तरह के वातावरण को बनाने की कोशिश की कि भारत हमें दबाना चाहता है, भारत हमारे आंतरिक मुद्दों के अंदर इंटरफेरेंस करके हमें एक छोटे भाई की भूमिका में लाना चाहता है और तमाम वो हमने देखा कि संविधान के खिलाफ जो एक माहौल था वो तुरंत कहीं न कहीं एक हिस्से के रूप में भारत के विरोध वहां वातावरण बनना शुरू हो गया
ये जो राजनीति वहां पे हुई उससे कहीं न कहीं मधेसियों का जो आंदोलन है वो दबा। अब सवाल है भारत सरकार को किस तरह से राजनीतिक तरीके से उसमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए था, ये एक मुद्दा अलग है। लेकिन तुरंत में हम देखें तो बिहार में चुनाव है, बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है और निश्चित रूप से मधेसी कुछ हिस्सेदारी जो है, कुछ लोग जो है उनके रिलेशन और रिश्ते नाते इस तरफ हैं, और अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो बड़े पैमाने पे बिहार के चुनाव में भी इस संविधान के निर्माण से संबंधित जो आंदोलन नेपाल के आंतरिक हिस्से में चल रहे हैं उसका असर बिहार के चुनाव पे भी होगा। और इसीलिए शायद हो सकता है हमारे भारत के जो शासक दल है वो चिंतित हो, लेकिन इसको आखिर एक राजनयिक तरीके से हमें हल करना होगा। तो क्योंकि तमाम विश्व के अमेरिका, भारत और 2-4 देशों को छोड़ के पाकिस्तान, चाइना तक ने भी इस संविधान निर्माण की स्वागत करके नेपाल को एक गुड बुक में लेने का काम किया। वहीं पर हमने नेपाल को नाराज करने का काम किया। उस पर कहीं न कहीं हमें पुनर्निरीक्षण करना होगा, वो वापस सोचना होगा। और साथ ही साथ विश्व के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म पर जाकर इस बात को उठानी होगी कि चाहे यूनेस्को जो है, हमने कहा कि मानव अधिकार को भी देख करके कि एक बड़ी जनजाति जो है मधेसी और टूरा, उनको कहीं न कहीं अन्याय का सामना न करना पड़े। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों को विश्वास में लेकर हमें वहां पे ये जो असमानता हुई है नए संविधान से, उसको पूरा करने की काम करने होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि भविष्य में वो दिन भी आएगा जब नेपाल का हर नागरिक अपने इस संविधान को अपना संविधान समझेगा और उसको लगेगा कि संविधान के मुताबिक हर जनजाति को, हर इलाके को, चाहे वो मैदानी हो चाहे पहाड़ी हो, सबको न्याय मिला है, सबको बराबरी का दर्जा मिला है। और एक स्वस्थ और विकसित नेपाल, जो हमारा एक स्वस्थ और विकसित पड़ोसी भी कहलाएगा, उस तरह का निर्माण हो। हमें आशा और विश्वास है वो दिन जल्द आएगा। जय हिंद।